अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आईपी ट्रेनर्स। मैं हूं हसनैन। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। आज हमारा IPv6 एड्रेसिंग का लेक्चर नंबर 5 है। अगर पहले 4 लेक्चर्स की वीडियोस नहीं देखी तो आज का लेक्चर बिल्कुल समझ नहीं आएगा। आप पहले प्रीवियस लेक्चर्स को कवर कर लें, लिंक उनका डिस्क्रिप्शन में भी है और आप ऊपर भी देख सकते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने कैटेगरीज ऑफ IPv6 एड्रेसेस को पढ़ना शुरू किया था, जिनमें अभी हम ग्लोबल यूनिकास्ट और यूनिक लोकल एड्रेसेस को पढ़ रहे हैं। आज के लेक्चर में यूनिक लोकल एड्रेसेस जो हैं इसी को मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। तो चलें स्क्रीन पे चलते हैं। तो यूनिक लोकल एड्रेसेस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आपके पास है कि यूनिक लोकल एड्रेसेस आर कन्फिगरेबल, दे आर राउटेबल। इसी तरीके से ये यूनिकास्ट एड्रेसेस होते हैं। IPv6 में प्राइवेट IP एड्रेसेस हैं जिनको हम यूनिक लोकल एड्रेसेस कहते हैं। जिस तरह IPv4 में प्राइवेट IP एड्रेसेस होते थे, उसी तरह IPv6 के जो प्राइवेट IP एड्रेसेस हैं इनको हम यूनिक लोकल एड्रेसेस कहते हैं। इनको हम आइडेंटिफाई किस तरीके से कर सकते हैं, इस पे भी हम प्रीवियस लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। उसमें आपने देखा था कि FC और FD से शुरू होने वाले जो एड्रेसेस हैं वो यूनिक लोकल एड्रेसेस होते हैं। और इसकी पहचान जो है वो बाइनरी में भी मैंने आप लोगों को बता दी थी कि बाइनरी नंबर्स अगर क्या हो, मिसाल के तौर पे अगर आपका पहला हेक्साडेसिमल F है तो आपकी चारों की चारों बिट्स जो हैं वो 1 होंगी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपके लिए, जैसे कि 1 1 1 1, और इसको अगर हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये F बनता है। अच्छा, उसके बाद 1 यानी ये वाली बिट 8 के लिए होती है, 8 और उसके बाद 4, ठीक है, ये हो गया 12। और इसके बाद जनाब जो नेक्स्ट बिट है वो 0 0, ठीक है। तो हेक्साडेसिमल में जो 12 है उसको हम C लिखते हैं। अच्छा, इसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपकी पहली 7 बिट्स जो हैं अगर ये होंगी, ठीक है, तो आपका IPv6 एड्रेस जो है वो यूनिक लोकल एड्रेस होगा, या प्राइवेट IP एड्रेस भी, प्राइवेट IPv6 एड्रेस भी इसको कह सकते हैं। अच्छा, अब इसमें ये वाली जो बिट आप देख रहे हैं, ये बिट 0 भी हो सकती है और ये बिट जो है वो 1 भी हो सकती है, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे फिलहाल X कह देता हूँ, इट इज़ वेरिएबल। अगर ये 0 होगी तो आंसर FC आएगा, और अगर ये वाली बिट 1 हो जाए, ठीक है, इसको 1 भी कर लेते हैं, 1 1 0, ये पूरा हेक्साडेसिमल बन जाएगा और पहला हेक्साडेसिमल नंबर आपका इसी तरह से रहेगा, ठीक है। तो इसको अगर आप कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में तो ये बन जाता है FD, ठीक है। तो ये वाली बिट आपकी 0 हो या फिर 1 हो, ठीक है, ये 0 हो या 1 हो। 0 होगी तो FC आ जाएगा, 1 होगी तो FD आ जाएगा। दोनों सूरतों में आपका जो IPv6 एड्रेस है ये यूनिक लोकल IPv6 एड्रेस होगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल से इस पे बात कर ली थी। आज के लेक्चर में अब हम इसके साथ क्या करने लगे हैं, क्या फर्दर डिटेल्स हैं जो इसमें मैं आपके लिए ऐड करता हूं। अच्छा, जिस तरह लास्ट लेक्चर में हमने ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस जो है उसका नेटवर्क आईडी वाला पोर्शन और इंटरफेस आईडी वाला जो पोर्शन है उसकी डिवीजन को समझा था। इंटरफेस आईडी के साथ तो कोई ख़ास बात नहीं थी। जो नेटवर्क पोर्शन था या जो नेटवर्क आईडी वाली 64 बिट्स थी वो इंटरनली कैसे डिवाइडेड हैं उसको हमने काफ़ी डिटेल के साथ जो है उस पर बात की थी ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेसेस के लिए। तो आज वही वाला काम हम यूनिक लोकल एड्रेसेस के साथ करेंगे। तो ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेसेस में आपको याद होगा कि पहली 64 बिट्स के पहले तो 2 हिस्से हमने किए थे, ठीक है, 48 बिट्स और 16 बिट्स। जो पहली 48 बिट्स थी उनको हमने कहा था ये ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स है, और 16 बिट्स जो थी वो सबनेट आईडी के लिए थी। और उसके बाद जो ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स था वो बेसिकली 4 चीज़ों को डिफाइन कर रहा होता है। ग्लोबल राउटिंग प्रीफिक्स में ये भी डिफाइन हो रहा होता है कि ये ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस है, ठीक है, क्योंकि उसकी जो पहली 3 बिट्स हैं अगर 001 हो तो आपका एड्रेस ग्लोबल यूनिकास्ट होता है। इसी तरीके से रीजनल इंटरनेट रजिस्ट्री की आइडेंटिफिकेशन भी उसी के अंदर होती है। उसके बाद लोकल इंटरनेट रजिस्ट्री या ISP कौन सा है उसकी इंफॉर्मेशन भी उसी पार्ट के अंदर पहली 48 बिट्स के अंदर होती हैं। और कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जिसको आपका ISP या लोकल इंटरनेट रजिस्ट्री IP असाइन कर रहा है उसकी इंफॉर्मेशन भी इसके अंदर शामिल होती है, ठीक है। तो इस तरीके से वो डिवाइडेड था। इस पे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी।
बिल्कुल उसी तरह की डिस्कशन जो है वो आज हम यूनिक लोकल एड्रेसेस के साथ करेंगे। तो अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपके सामने एक इस तरीके से एक ब्लॉक बना दिया था, जिसमें मैंने कहा था जी ये सपोज करें टोटल 128 बिट्स का आपका IPv6 एड्रेस है। अब लास्ट टाइम IPv6 एड्रेस जो था वो ग्लोबल यूनिकास्ट था, आज हम जिसकी बात कर रहे हैं वो यूनिक लोकल एड्रेस है। और इसको हम यहाँ पहले तो दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, ये वाली डिवीजन तो रहनी है ना, ठीक है। पहली 64 बिट्स वाली, ये 64 बिट्स पहली और आखिरी 64 बिट्स, ठीक है। पहली 64 बिट्स नेटवर्क आईडी को ही डिफाइन करती हैं ग्लोबल यूनिकास्ट में भी और यहाँ पर भी। जो आखिरी 64 बिट्स हैं ये इंटरफेस को डिफाइन करती हैं, यानी इंटरफेस आईडी को डिफाइन करती हैं। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इंटरफेस आईडी, ठीक है। और इसके साथ हम कुछ ज़्यादा छेड़छाड़ करते भी नहीं है। हाँ, अगर आप जो सबनेट आईडी वाला पोर्शन था, मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, अगर जो नेटवर्क आईडी में सबनेट आईडी वाली 16 बिट्स होती हैं, दे आर नॉट लॉक्ड, वो लॉक्ड नहीं है। आप उनको बढ़ाना चाहें तो आप बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। और जो बढ़ाने का कॉन्सेप्ट है वो भी मैंने आपको बता दिया था। यानी आप IPv6 में अगर सबनेटिंग करते हैं तो हमारा मकसद IP बचाना नहीं होता, ठीक है। हमारा मकसद ये होता है कि बड़े बड़े नेटवर्क्स बनाने की बजाय छोटे मल्टीपल नेटवर्क्स बना दिए जाएं, नेटवर्क की सेगमेंटेशन कर दी जाए। और उसके फ़ायदे क्या हैं वो मैंने आपको बताया था कि सिक्योरिटी को मैनेज करना, नेटवर्क में रिसोर्सेज को मैनेज करना, नेटवर्क की परफॉर्मेंस को मैनेज करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई होता है। अच्छा, अब ये है यूनिक लोकल एड्रेस। इसका जो नेटवर्क आईडी वाला पोर्शन है, ठीक है जी, ये इस हिस्से को हम डेफिनेटली नेटवर्क आईडी ही कहेंगे। यहां पर भी नेटवर्क आईडी, ठीक है। अब ये जो नेटवर्क आईडी वाला पोर्शन है इसकी डिवीजन किस तरीके से है ये मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, अब इसमें जो नेटवर्क आईडी की डिवीजन है वो जाहिर है मैंने और आपने अपनी मर्जी से तो नहीं करनी, ठीक है। हमें इसके लिए एक स्टैंडर्ड बना के दे दिया गया है। अब उस स्टैंडर्ड को हमें पूरी दुनिया को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए आप जानते हैं कि कोई ना कोई RFC डिफाइंड होती है उस काम के लिए। अब RFC क्या है ये मैं ऑलमोस्ट हर लेक्चर में इसका जिक्र कर रहा होता हूँ। जब मैंने यूट्यूब पे लेक्चर्स रिकॉर्ड करना शुरू किए थे तो मेरी कोशिश थी कि शुरू के दिनों में ही आपको बता दिया जाए कि ये RFC का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर अभी तक आपको नहीं पता तो आप मेरे शुरू के लेक्चर्स पढ़ लीजिए, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा। तो बहरहाल जब हम स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास उसका एक रेफरेंस नंबर होता है जिसको हम RFC से डिफाइन करते हैं। तो RFC 4193। अब ये IPv6 एड्रेसेस में यूनिक लोकल एड्रेसेस के लिए ये RFC बनी हुई है, ठीक है, जिसमें इसकी एक एक चीज़ को डिफाइन किया गया है। आप अगर इसको डिटेल से पढ़ना चाहते हैं आप गूगल पे जाके RFC 4193 लिखें, डिटेल के साथ पूरा स्टैंडर्ड जो है वो इसका लिखा हुआ है। यानी अब मैं जितनी भी बातें आपके सामने करने लगा हूँ वो RFC 4193 के अंदर डिफाइंड है, ठीक है। अब उसके मुताबिक, इस RFC के मुताबिक, मेरी मर्जी या आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं, इस RFC के मुताबिक जो है ये 64 बिट्स इसकी पहले वाली जो है वो किस तरह से उनको डिवाइड किया गया है। तो इसकी डिवीजन अब आप देखें, इसमें जनाब एक तो 16 बिट्स जो थी ना, ये वाली 16 बिट्स ये ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस में भी सबनेट बिट्स थी, ये यहाँ पर भी सबनेट बिट्स ही हैं और इनका कॉन्सेप्ट वही है जो ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेसेस में था, ठीक है जी। इनको मुझे दोबारा से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये इनका क्या मकसद होता है। तो वही रोल है इनका जो ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेसेस में था, सेम रोल इनका यूनिक लोकल के अंदर भी है। और दे आर नॉट लॉक्ड। आप इनको 16 बिट्स को बढ़ाना चाहें तो बिल्कुल आप ये इंटरफेस आईडी से बिट्स उठा के इसमें शामिल कर सकते हैं, यानी ये वाला पोर्शन आपका एक्सपैंड कर सकता है। ज़रूरत आपको बेसिकली आपको पता है नहीं है, ठीक है, क्योंकि सबनेट्स की तादाद भी देखी जाए तो 2⁻16 सबनेट्स बनते हैं। बहुत ज़्यादा सबनेट्स होते हैं, 65,536 सबनेट्स जो है वो आपके पास आ जाएंगे। हाँ, अगर कोई बढ़ाता है तो अभी मैंने बताया उसकी वजह क्या होती है। उसकी वजह जो है वो बड़े सबनेट्स या बड़े नेटवर्क्स बनाने की बजाय छोटे छोटे मल्टीपल सेगमेंट्स या छोटे छोटे मल्टीपल नेटवर्क्स जो है वो बनाना होता है।
अच्छा, तो ये 16 बिट्स का बंदोबस्त तो हमने कर लिया, बाकी बची 48 बिट्स। अब पहली 48 बिट्स की कहानी क्या है वो भी हम देख लेते हैं। RFC 4193 के मुताबिक, मेरी और आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं, RFC 4193 के मुताबिक जो है, अच्छा अब इसमें पहली 8 बिट्स जो है उनको रिजर्व किया हुआ है यूनिक लोकल एड्रेसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। आप तो कहेंगे कि वो तो 7 बिट्स नहीं थी, अभी आपने ऊपर बताया कि पहली 7 बिट्स हों ये वाली, ठीक है, तो एड्रेस आपका क्या होगा, यूनिक लोकल एड्रेस होगा। बिल्कुल वो बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ 8 बिट्स क्यों हैं, ये अब स्टैंडर्ड के अंदर एक साइंस है, वो आप समझ लें। वो 8 बिट्स इस तरीके से हैं, ये स्टैंडर्ड कहता है कि हमारे पास ऑप्शंस तो 2 हैं इस वाली बिट की, ठीक है, ये जो 8वीं बिट है यहाँ पे, ये 0 भी हो सकती है और ये 1 भी हो सकती है, ठीक है। 0 रखने पे जवाब FC आता है और 1 रखने पे जवाब FD आता है। ये बात पहले काफी दफा हो चुकी है। ये बिट 0 रखने पे, ये जो 8वें नंबर पे बिट आ रही है, ये 0 रखने पे FC आता है, 1 रखने पे FD आता है। भाई ये स्टैंडर्ड कहता है कि आप अभी फिलहाल शुरुआत 1 से करेंगे, यानी आपने FD वाले एड्रेसेस को पहले इस्तेमाल करना है। FC को बाद में डिफाइन किया जाएगा, बाद में देखा जाएगा कि वो आपने कब यूज करने हैं। तो आप पहले ही FD वाले एड्रेसेस इस्तेमाल करें, यानी जो स्टैंडर्ड यूनिक लोकल एड्रेसेस हैं जो रिकमेंड किया गया कि आप आज इस्तेमाल करें जिनको, वो FD वाले हैं। यानी इस वक्त जो प्रैक्टिस चल रही है वो FD वाले एड्रेसेस की हैं। स्टैंडर्ड यूनिक लोकल एड्रेसेस जो हैं वो FD से शुरू होते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि FC वाले एड्रेसेस यूनिक लोकल नहीं हैं, वो भी यूनिक लोकल, बट ये स्टैंडर्ड कहता है कि आपने पहले FD वाले एड्रेसेस को इस्तेमाल करना है। FC वालों का फ्यूचर बाद में डिसाइड होगा कि उनके साथ करना क्या है, ठीक है वो भी यूनिक लोकल ही, ठीक है, बट फिलहाल रिकमेंड नहीं किया गया कि आप उन्हें पहले इस्तेमाल करें, पहले अब FD वाले एड्रेस इस्तेमाल होंगे। अब FD लिखने के लिए आपको 8 बिट्स चाहिए होती हैं, ठीक है, यानी FD अगर पूरा लिखना है तो आपको 8 बिट्स चाहिए होती हैं। तो जनाब ये पहली 8 बिट्स आपकी जो है वो फिक्स्ड हो गई हैं, रिजर्व्ड हो गई हैं, जिसमें 8वीं बिट को आपने 1 ही रखना है। ये RFC 4193 में लिखा हुआ है, यानी आप जब खोल के पढ़ेंगे इस RFC को, उम्मीद है आप पढ़ लेंगे, ठीक है, तो उसके अंदर ये चीज़ क्लियरली डिफाइंड है। और जो अगर ये बिट 0 हो तो इसको फ्यूचर पे फिलहाल छोड़ दिया गया, अभी इसका कोई फैसला नहीं किया गया कि उसके साथ क्या करना है। तो यानी आज मैं और आप अगर एक नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं तो उसमें जो यूनिक लोकल एड्रेसेस हमें जहाँ पे कन्फिगर करने हैं वो FD से शुरू होंगे सारे के सारे। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी 8 बिट्स हो गई, और पहली 64 बिट्स में से पहली 8 बिट्स का मैंने बता दिया है, उसके बाद जो 16 बिट्स हैं वो सबनेट बिट्स वाली वो बता दी हैं। तो दरमियान में अब कितनी बिटें बच गई हमारे पास, दरमियान में जो बिट्स बच गई हैं हमारे पास वो है 40 बिट्स, 40 बिट्स, ठीक है जी। अब इन 40 बिट्स की कहानी क्या है, इन 40 बिट्स को हम कहते हैं ग्लोबल आईडी। इन 40 बिट्स को ग्लोबल आईडी कहते हैं, ये 40 बिट्स ग्लोबल आईडी हैं। अच्छा अब ये 40 बिट्स जो हैं वो हम किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं या इनको कैसे लिखा जाता है। जब प्राइवेट एड्रेसेस की बात हो रही होती है ना, या यूनिक लोकल एड्रेसेस की, तो हमें एज नेटवर्क इंजीनियर या नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हमारे ज़हन में यही आता है, भाई हम अपनी मर्जी से देंगे, जो दिल चाहे आप डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि ये आदत हमें पड़ी हुई है IPv4 के प्राइवेट एड्रेसेस में। हमें क्लास A में एक नेटवर्क दे दिया 10.00 वाला, क्लास B में हमें 16 नेटवर्क दे दिए 172.16 से 172.31 तक, क्लास C में 256 नेटवर्क्स 192.168.0 से शुरू करके 192.168.255 तक। अब ये 256 नेटवर्क हमें वहाँ पे दे दिए थे, और अब हम अपनी मर्जी से उनको इस्तेमाल करते हैं। हम किसी से पूछते नहीं है, दिल किया तो 10 वाला नेटवर्क यूज़ कर लिया, दिल किया तो 172.16 वाला कर लिया, 192.168.1.0 वाला आप सबनेट यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली फैसला तो आपका इस बेस पे होता है ना कि आपके नेटवर्क का साइज़ क्या है, उस लिहाज से आप चूज़ कर लेते हैं। तो कोई ऐसा पाबंदी नहीं है आपके ऊपर, इनमें से कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी हमारे जहन में यही आता है, हमारी मर्जी, जो मर्जी यूज़ कर लें, ठीक है।
FD वाली बात तो चले हमें बता दी गई है कि शुरू FD से करना है, वो तो अब हम फॉलो करेंगे। आगे तो हमारी मर्जी होनी चाहिए। बिल्कुल, आप अगर अपनी मर्जी करना चाहें कर तो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है RFC 4193 वो आपको मना करता है कि आप ऐसा ना करें। वो आपको रिकमेंड करता है कि ऐसे ही जो आपका दिल चाह रहा है, भाई मेरा दिल चाह रहा है मैं ये वाला एड्रेस लिख दूं, ठीक है, तो मैं ये कन्फिगर कर लेता हूँ इसको। तो ये स्टैंडर्ड कहता है आप ऐसा ना करें, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है मैं आपको भी ये भी एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहले ना मैं थोड़ी सी एग्जांपल दे के कुछ एड्रेसेस मैं आपके सामने टाइप करता हूँ, फिर इस पे ज़रा डिस्कशन करते हैं। मेरी ये बात आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। भाई मेरी बात थोड़ी है, ये RFC 4193 के अंदर लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। मैं कुछ 2-3 एड्रेस लिखता हूँ जो कि कौन से एड्रेसेस होंगे यूनिक लोकल, तो इनको टाइप कर लेते हैं। लेट्स से FD01 चलिए कोलन 2020 कोलन 1234 कोलन, उसके बाद जनाब जो सबनेट आईडी वाला पार्ट है इसका, अच्छा ये कितनी बिट्स हो गई हैं, पहली 48 बिट्स, ठीक है। 48 बिट्स के बाद आगे क्या आना है, 48 बिट्स के बाद आगे इसकी सबनेट वाली बिट्स आनी है, नेक्स्ट 16 बिट्स या 4 हेक्साडेसिमल, वो तो हम बाद में लिख लेंगे। फिलहाल इतने ही, ये पहली 48 बिट्स पे फोकस करें सिर्फ अभी, ठीक है। तो ये मैंने आपके लिए लिख दिया, एक एड्रेस समझे ये हो गया। और उसके बाद हम आते हैं, मैं कहता हूँ जी FD02 कोलन 1234 कोलन CCDE, ठीक है। उसके बाद आगे बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन है एड्रेस का वो इसके आगे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा मैं अब एक और एड्रेस लिखता हूँ, FD:1 कोलन 1 डबल कोलन FD03 कर लेते हैं इसको। तो ये 3 एड्रेसेस मैंने आपके सामने लिखे हैं और ये तीनों के तीनों एड्रेसेस जो हैं ये यूनिक लोकल एड्रेसेस हैं, ठीक है, वो अपने FD से आइडेंटिफाई कर दिए। अच्छा अब मैं आपसे पूछूं कि आप अगर एक नेटवर्क डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, प्राइवेट नेटवर्क जिसमें आपने ये एड्रेसेस असाइन करने हैं, तो इन तीनों में से आप कौन से एड्रेस को बेहतर समझते हैं? आपको टाइप करने में, लिखने में, याद रखने में कौन सा एड्रेस जो है वो ज़्यादा आसान लगेगा? डेफिनेटली आपका आंसर होगा ये थर्ड वाली ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, FD03 कोलन 1 क्योंकि ये शॉर्ट फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। जो ऊपर वाले एड्रेसेस हैं मैंने जानबूझ के ऐसे एड्रेसेस लिखे हैं जो इससे ज़्यादा शॉर्ट नहीं हो सकते, ठीक है, मतलब फुल फॉर्म में लिखे हुए, इनको हम शॉर्ट कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि उसके लिए नॉन जीरो नंबर से पहले या तो जीरो आ रहा हो या ग्रुप पूरे का पूरा जीरो हो, तो इन दैट केस आप शॉर्ट करके लिख सकते हैं। उनमें तो पॉसिबल ही नहीं है। सब लोगों का जवाब ये होगा कि ये बेहतर है, ये इनमें हमें अच्छा लग रहा है और आप हमेशा यही करेंगे, ठीक है। और पिछले प्रीवियस लेक्चर जो मैंने आपके साथ जो डिस्कशन हुई थी एड्रेसेस को शॉर्ट करने पे, उन पे हम इसी रिजल्ट पे पहुंचे थे कि शॉर्ट एड्रेसेस जो है वो आसान होते हैं और हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम शॉर्ट एड्रेसेस को ही प्रेफर करें और यहाँ पे भी हम वही करने लगे। तो जो एड्रेस हमें आसान लग रहा है, इजी टू कॉन्फ़िगर लग रहा है या याद रखने में आसान लग रहा है, हम तो उसी को चूज करेंगे जो कि ये वाला है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, आपको अगर ये एड्रेस अच्छा लग रहा है ना, तो दुनिया में और लोगों को भी ये अच्छा लग सकता है, क्योंकि आपको याद होगा IPv4 में भी प्राइवेट IP एड्रेसेस में और यहाँ पे यूनिक लोकल एड्रेसेस में आप किसी से मशवरा करके, ठीक है, किसी भी अथॉरिटी से या किसी कंपनी से या किसी इंडिविजुअल से पूछ के अपना IP कॉन्फ़िगर नहीं करते। यही होता था, जो आपका दिल चाह रहा है वो आपने रख लिया। IPv4 में भी ऐसा ही होता था और IPv6 में भी ऐसा ही होगा। यूनिक लोकल एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हुए आपने किसी अथॉरिटी को ना तो बताना होता है, ठीक है, ना किसी से पूछना होता है, ठीक है। तो आप अपनी मर्जी से एड्रेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसका रिजल्ट क्या निकलता है उसका रिजल्ट ये निकलता है कि दुनिया में फिर बहुत सारे डुप्लीकेट एड्रेसेस हो जाते हैं जो कि IPv4 के प्राइवेट एड्रेसेस में होते हैं, ठीक है। जो मेरा प्राइवेट IP है ना, IPv4 एड्रेस दुनिया में लाखों करोड़ों लोगों का हो सकता है और होता है, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमने वही काम यहाँ पे IPv6 में किया यूनिक लोकल एड्रेस के साथ कि मेरा ये दिल चाह रहा है, ये मुझे अच्छा लग रहा है और मैं ये कॉन्फ़िगर कर लूँगा, तो दूसरे का भी यही दिल करेगा। सैकड़ों, हज़ारों, लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का हो सकता है यही आंसर हो कि हमने यही वाला एड्रेस कॉन्फ़िगर करना जो आसान है। उससे क्या होगा, ये एड्रेसेस हो जाएंगे डुप्लीकेट। होने दें, कोई मसला नहीं है, डुप्लीकेट ही होते हैं, यही तो फ़ायदा है इसका।
क्योंकि IPv4 में मैंने आपको वो नेटपैड के कॉन्सेप्ट के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो वही चीज़ आप यहाँ भी कॉन्फ़िगर कर लेंगे, तो कोई बात नहीं, मसला ही कोई नहीं, आप करें इसको ऐसे, ठीक है। अब इसमें एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि कभी आपको अगर किसी कंपनी के साथ मर्जर करना पड़ता है, यानी आप दो कंपनीज को मर्ज करना पड़ता है आपस में, या आप किसी कंपनी को खरीद लेते हैं किसी दूसरी कंपनी को, जब आप खरीद लेंगे तो अब तो वो आपकी कंपनी का हिस्सा बन गया ना। अब अगर आपकी एड्रेसिंग स्कीम जो है वो डुप्लीकेट निकल आई, ठीक है, ये प्राइवेट आईपी की मैं बात कर रहा हूँ या यूनिक लोकल एड्रेसेस की बात कर रहा हूँ, उस कंपनी और आपकी कंपनी की एड्रेसिंग स्कीम जो है अगर वो डुप्लीकेट हो गई तो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो जाएंगी, ठीक है। आपको दोनों कंपनीज को मर्ज करना या उनकी एड्रेसिंग स्कीम को सीधा करना आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जो आईपी एड्रेसेस आपके ऊपर कन्फिगर हुए हैं आपकी डिवाइसेस पे सेम आईपी जो है वो दूसरी तरफ भी कन्फिगर हुए होंगे। ये जो मर्जर है दोनों कंपनीज का, ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। हाँ, अगर उन दोनों के एड्रेसेस डिफरेंट होते, और ये तो इत्तेफाक ही हो सकता था ना कि मेरे जो प्राइवेट एड्रेसेस हैं वो और हैं और जो मैंने नई कंपनी अभी बाय की है उनके एड्रेसेस डिफरेंट हैं, तो कोई डुप्लीकेट वाली कहानी ही नहीं होनी थी। अच्छा, IPv6 एड्रेसेस में ना कहानी ज़रा IPv4 से डिफरेंट है। IPv6 में इस चीज़ का पहले से ही बंदोबस्त कर लिया है। ये जो स्टैंडर्ड RFC 4193 है ये हमें कहता है भाई ये जो ग्लोबल आईडी है ना, ये आप अपनी मर्जी से अपनी आसानी को मद्देनजर रखते हुए कॉन्फ़िगर ना करें, ठीक है। इसके लिए हमें ना एक एल्गोरिदम बता दिया उसने, एल्गोरिदम का नाम मैं लिख देता हूँ ग्लोबल आईडी के नीचे। उस एल्गोरिदम को कहते हैं हम सूडो रैंडम एल्गोरिदम, सूडो रैंडम एल्गोरिदम। जो ग्लोबल आईडी है वो इस सूडो रैंडम एल्गोरिदम से कैलकुलेट की जाती है और आपको वो यूज करनी चाहिए, ठीक है। यानी अपनी मर्जी ना करें, इस सूडो रैंडम जो एल्गोरिदम है इससे आप अपनी ग्लोबल आईडी कैलकुलेट करें। याद रखिएगा ये आपको इसके लिए कोई कैलकुलेशन मैनुअली करने की जरूरत नहीं है। देयर आर एप्लीकेशंस, मोबाइल एप्लीकेशंस भी आपको मिल जाती हैं जो इस एल्गोरिदम को यूज करते हुए आपको ग्लोबल आईडी जनरेट करके दे देंगी, ठीक है। इसमें मैं आपको तरीका समझा देता हूँ। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में ना आपको कोई प्रैक्टिकली ये करके भी दिखा दूं, यानी आपकी जो ग्लोबल आईडी है वो सूडो रैंडम एल्गोरिदम से किस तरीके से आप जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको वैसे बता देता हूँ। इसमें एक तो जनाब आपकी जिस डिवाइस के ऊपर आप ये आईडी जनरेट करने लगे हैं ना, उस डिवाइस का करंट टाइम, ये मैं पैरामीटर्स यहाँ लिख देता हूँ जी, करंट टाइम। अच्छा, उसके साथ उस डिवाइस की, उस पर्टिकुलर डिवाइस की जिस पे आप ग्लोबल आईडी जनरेट कर रहे हैं विद सूडो रैंडम एल्गोरिदम, उस डिवाइस की कोई यूनिक आईडी, वो यूनिक आईडी मैक एड्रेस से भी डिफाइन हो सकती है। वो यूनिक आईडी उस डिवाइस के हार्डवेयर का जो सीरियल नंबर होता है उससे भी जो है वो डिराइव की जा सकती है। तो दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है, वो मैक एड्रेस हो सकता है, वो सीरियल नंबर हो सकता है, ठीक है। ये कोई फिक्स्ड नहीं है, दोनों में से कोई भी एक चीज, ठीक है। तो सीरियल नंबर या मैक एड्रेस, तो करंट टाइम को और मैक एड्रेस या सीरियल नंबर जो इस डिवाइस का है, इनको आपस में कंकैटिनेट करके, इनको आपस में जोड़ के एक की बना ली जाती है। यानी जो नंबर आता है उनको मिला के उसको हम एक की कहते हैं। उस की हैश वैल्यू कैलकुलेट कर ली जाती है। अच्छा, दुनिया में हैशिंग के बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, उनमें से ये एक एल्गोरिदम है सिक्योर हैश एल्गोरिदम SHA-1, ठीक है। आप लोगों ने डेफिनेटली अगर एल्गोरिदम हैशिंग वाले नहीं पढ़े हुए तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिन्होंने पढ़े हुए हैं उनको आइडिया होगा। डेफिनेटली हमारा अभी टॉपिक जो है वो हैशिंग को पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो मैं फ़िलहाल स्टेप्स बता रहा हूँ कि करंट टाइम और मैक एड्रेस को या सीरियल नंबर को यूज़ करते हुए, इनको कंकैटिनेट करते हुए एक की बन जाती है। उस की से हैश वैल्यू निकाल ली जाती है। वो हैश वैल्यू आती है जनाब आपकी 160 बिट्स की, ठीक है। अब इन 160 बिट्स में से जो लीस्ट सिग्निफिकेंट 40 बिट्स हैं, मैंने मोस्ट और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स आपको बताई हुई हैं, ठीक है, जब बाइनरी की कन्वर्जन सिखाई थी। तो जो लीस्ट सिग्निफिकेंट 40 बिट्स हैं उनको पिक करके ये ग्लोबल आईडी में डाल दिया जाता है। ग्लोबल आईडी कितनी बिट की है? 40 बिट, ठीक है।
तो उसको आप यूज़ करेंगे। आप ये कोई एल्गोरिदम खुद से उठा के नहीं डाल देगा, आपके पास जब ये वैल्यू आ जाएगी, आपने उन 40 बिट्स को जो है वो ग्लोबल आईडी वाली फील्ड में लगा के अपना ये नेटवर्क आईडी खुद से आपने बना लेनी है, या ग्लोबल आईडी वाला पार्ट आपका बन जाएगा और टोटल एंड रिजल्ट ये निकलेगा कि आपके पास एक नेटवर्क आईडी आ जाएगी। सबनेट बिट्स में आप अपनी मर्जी से करेंगे, ठीक है जी। वो 65,536 कॉम्बिनेशन है, उनमें से जो मर्जी आप इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो इस तरीके से जनाब आपका ये नेटवर्क पोर्शन बनता है यूनिक लोकल एड्रेसेस में। अच्छा, अब फिर मैं आपको बता दूं एक दफ़ा, आपको ये काम खुद नहीं करना, यानी मैनुअली कोई मैथमेटिक्स बैठ के सॉल्व नहीं करनी। देयर आर एप्लीकेशंस, उन एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए पाइथन का कोड आपको मिल जाता है, वो कोड आप रन कर सकते हैं। बहुत सारी एप्लीकेशंस आपको मिल जाती हैं जिनको यूज़ करते हुए ये आईडी जनरेट कर लेंगे। अच्छा, अब देखें ये डिराइव किन दो कंपोनेंट से हुई है, करंट टाइम से और उसके बाद आपके मैक एड्रेस से डिवाइस के, या फिर सीरियल नंबर से। अब मैक एड्रेसेस और सीरियल नंबर ये यूनिक होते हैं, ठीक है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो यूनिक होगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है कि दुनिया में, अगर आप ये स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है जी, अगर नहीं तो फिर तो डुप्लीकेट हो सकते हैं। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है जो इस स्टैंडर्ड के मुताबिक सूडो रैंडम एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए जो यूनिक लोकल एड्रेसेस आप बनाते हैं वो कहीं डुप्लीकेट हो जाएं, ठीक है जी। तो डुप्लीकेट होने के चांसेस ना होने के बराबर हैं उस सूरत में अगर आप ये एल्गोरिदम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसका फ़ायदा आपको क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि लेटर ऑन आप किसी कंपनी को बाय कर लेते हैं या दो कंपनीज का आपस में मर्जर हो जाता है, तो उनके डेफिनेटली जो यूनिक लोकल एड्रेसेस हैं वो आइडेंटिकल नहीं होंगे और आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो IPv6 आपको ये रिकमेंड करता है कि आप यहाँ पे अपनी मर्जियाँ ना करें कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं जनाब इसका एड्रेस ये रख लेता हूँ। अच्छा, कन्फिगर हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो कोई एरर आ जाएगी, कन्फिगर तो हो जाएगा, बट आप फिर स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे। तो स्टैंडर्ड को फॉलो करना जो है वो लाजमी है। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल के लिए जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में एक डायग्राम बनाई थी उससे मिलती जुलती डायग्राम मैं यहाँ बना लेता हूँ। लेट्स से एक राउटर 1 है और एक तरफ राउटर 2, ठीक है। एक नेटवर्क यहाँ पे है, एक नेटवर्क यहाँ पे है। इस डायग्राम में अगर देखा जाए तो टोटल हमें 3 सबनेट्स चाहिए। इसको आप सबनेट 1 कह लें, यहाँ आपको सबनेट 2 और यहाँ सबनेट 3, ठीक है। अब ये कंपनी एक ही है, इसके लिए अब सबसे पहले ये जो 3 सबनेट्स हैं इनके लिए आपको वो यूनिक लोकल एड्रेसेस अगर चाहिए तो पहली 8 बिट्स जो है उनके रिजल्ट में तो FD आना चाहिए क्योंकि आप स्टैंडर्ड को फॉलो कर रहे हैं। और उसके बाद जो 40 बिट्स हैं वो आप अपनी मर्जी से नहीं लिख रहे होंगे, वो आप सूडो रैंडम एल्गोरिदम से कैलकुलेट करेंगे किसी भी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए। और जो भी वो ग्लोबल आईडी आपकी आ जाएगी 40 बिट्स की वो आप इस्तेमाल करते जाएं। यहाँ पे मिसाल के तौर पे अब मैं तो यहाँ पे जो एड्रेस लिख रहा हूँ वो आसान से ही लिखूंगा, FD। उसके बाद अच्छा ये अब 8 बिटें हो गई। अब नेक्स्ट 40 बिट्स लेट से आपको एल्गोरिदम ने कैलकुलेट करके दिया, मैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। वो लेट से ये हो सकती हैं 0A, उसके बाद 1 2 3 4 कोलन AA CC। यहाँ पे आपकी 48 बिट्स कंप्लीट हो जाती हैं, ठीक है। और इसमें FD तो वो आ गया पहली 8 बिट्स वाला। नेक्स्ट 40 बिट्स हमें सूडो रैंडम एल्गोरिदम ने कैलकुलेट करके दिए हैं, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद अब आपको पता है 16 बिट्स जो चौथे ग्रुप की हैं वो सबनेट को डिफाइन करती हैं। अब सबनेट 1 के लिए मैं उनको यूं रख लूंगा 1111, तो ये एड्रेस यहाँ पे बन जाएगा 111 और उसके बाद जनाब :/64। ये नेटवर्क आईडी आपकी बन जाएगी सबनेट 1 के लिए। इसके आगे जितनी भी डिवाइसेस होंगी सबनेट 1 में उनकी इंटरफेस आईडी आप बदलते जाएंगे, ठीक है। तो ये आप असाइन कर दें सबनेट 1 को। अच्छा, अब सबनेट 2 के लिए क्या होगा भाई? सबनेट 2 के लिए ना ये वाला पोर्शन तो आपका सेम ही रहना है क्योंकि कंपनी आपकी एक ही है, ठीक है। तो इसके सबनेट 2 के लिए ये पहली 48 बिट्स तो सेम रहेंगी और सबनेट 2 को डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पे आप बेशक ये लिख दें, कोई भी नंबर हो सकता है। देयर आर 65,536 कॉम्बिनेशंस, तो ऊपर वाले से कोई भी मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन लिख दें और ये जनाब /64। थर्ड वाले के लिए आप 3333 कर दें,
तो ये बन जाएगा जी FD0A:12345 यहाँ पे अब फ़र्क आ जाएगा 333 तो ये 3 डिफरेंट नेटवर्क आईडी जो हैं वो आपके पास आ गई हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे यूनिक लोकल एड्रेसेस होंगे, ये उनके 3 डिफरेंट नेटवर्क आईडीज़ जो हैं वो हमने कैलकुलेट की। जी जनाब, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यूनिक लोकल एड्रेसेस का जो नेटवर्क आईडी वाला पार्ट है वो समझ आ गया होगा कि उसको किस तरह से लिखा जाता है। IPv4 एड्रेसेस से ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। IPv4 एड्रेसेस में हम अपनी मर्जी करते हैं, बट अगर हम IPv6 की बात करें तो यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ेगा जो कि RFC 4193 में डिफाइंड है। और वो स्टैंडर्ड हमें ये कहता है कि जनाब आप जो ग्लोबल आईडी है उसको अपनी मर्जी से ना लिखें, आप सूडो रैंडम एल्गोरिदम यूज़ करें। उस एल्गोरिदम के लिए आपको कोई ना कोई एप्लीकेशन इस्तेमाल करनी पड़ेगी, खुद बैठ के कोई मैथमेटिक्स सॉल्व नहीं करनी है आपने। उसको यूज़ करते हुए आपके पास जो नंबर आएगा 40 बिट्स आएंगी, वो 40 बिट्स आप ग्लोबल आईडी में रखें तो आपके पास पहली 48 बिट्स जो हैं वो यूनिक 48 बिट्स आ जाएंगी, क्योंकि वो आपके यूनिक मैक एड्रेसेस या यूनिक सीरियल नंबर से जो है वो डेराइव हुई होती हैं, तो लिहाजा डुप्लीकेट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में किसी ना किसी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए या पाइथन के कोड को यूज़ करते हुए आपको ग्लोबल आईडी कैलकुलेट करके दिखाऊं कि वो कैसे सूडो रैंडम एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए आपको जो ग्लोबल आईडी है वो निकाल के देता है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।